नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पूर्ववर्ती कक्षा को आगे बढ़ाते हुए साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित जो प्रौढ़ शिक्षा कविता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे, जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल है। साथियों, पूर्ववर्ती कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रौढ़ शिक्षा क्या थी, किस तरह का प्रारूप है, कैसे वातावरण में ये शिक्षा प्रणाली अपना काम करती है, किन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत सरकार ने की थी। यह हमें विदित है कि जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो निरक्षर हैं, अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी ताकि हिंदुस्तान एक साक्षर देश बन सके। और ये जो शिक्षा व्यवस्था थी, इसमें कवि ने पूर्ववर्ती कक्षा में हमने जो पढ़ा था, लिखा है कि ये शिक्षा अक्सर खुले आसमान के नीचे दी गई थी और रात्रि के समय शिक्षा की व्यवस्था विभिन्न चौपालों पर, पंचायत भवनों पर की जाती थी, जहाँ गांव के, शहर के जो अनपढ़ लोग हैं वो जाकर वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, ताकि निरक्षरता का जो दाग है हिंदुस्तान के दामन से उसको मिटाया जा सके। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। तो कवि ने उस प्रौढ़ शिक्षा कविता के साथ साथ समाज का जो शासक वर्ग है, राष्ट्र का जो शासक वर्ग है, वो किस तरह इस मेहनतकश मजदूर वर्ग का शोषण करता है, शोषण की इबारत लिखता है, ये कवि ने अपनी इस कविता में लिखा है। जहाँ पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किसान को, मजदूर आदमी को 2 और 2 4 से ज़्यादा नहीं आता, यानी कि उसकी ज्ञान की सीमा है, उसको सीमित ज्ञान है। और फिर समाज के जो सुराजिये लोग हैं, सुराजिये शब्द का इस्तेमाल कवि ने किया था, स्वराज कहें या अच्छा राज्य कहें, क्योंकि हम गुलाम थे, आज़ाद हुए, स्वराज आया, और सुराज का अर्थ अच्छा राज्य है कि हमारे अपने लोग सत्ता पर काबिज होंगे और अच्छे ढंग से समाज का जो दीनहीन दलित वर्ग है, पददलित वर्ग है, वो विकास करेगा, चहुमुखी विकास होगा। हर व्यक्ति का विकास को लेकर सत्तासीन लोग चलेंगे, लेकिन उन सत्तासीन लोगों ने मजदूर सर्वहारा जो वर्ग था उसका शोषण किया और उसके शोषण के रास्ते खोज निकाले कि उसे भ्रमित करो। इसलिए कवि ने कहा था कि तुम्हें कभी अन्नदाता कहा गया, कभी पृथ्वीपुत्र कहा गया। अन्नदाता और पृथ्वीपुत्र कहकर तुम्हें उन चीज़ों में उलझा दिया और वो खुद समाज में अन्य विभिन्न कार्यों को संपन्न कर, गतिविधियों को संपन्न कर सत्ता पर काबिज हो गए, क्योंकि आपको सोचने का मौका ही नहीं दिया कहीं भी किसी दूसरी चीज़ के बारे में। तुम्हें तो एक क्षेत्र तक सीमित कर दिया, ये कवि ने कहना चाहा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है, मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर एक वाक्य धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है।
लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा यह जो बुरा हाल है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। मैं समझता हूं कि एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकारते हुए हर आदमी झिझकता है। यहाँ कभी जो कृषक है किसानी जीवन जी रहा है और उस किसानी जीवन से वो किस तरह समाज में सत्तासीन लोगों से या सत्ता से दूर हो जाता है, हर व्यवस्था से दूर हो जाता है, वह किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति की चालाकी को नहीं समझ पाता। ये इन सारी चीज़ों की जो मूल जड़ है वो खेती है, क्योंकि किसान का खेती से, ज़मीन से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है और कृषक जीवन के कारण ही वो निरंतर समाज के अंदर पिछड़ता जा रहा है। मूलभूत आवश्यकता के संसाधन जो है वो भी उसको नहीं मिल पा रहे इस खेती को करने से। और आज हम देख रहे हैं कि बड़ा एक किसान आंदोलन राष्ट्रीय पटल पर चल रहा है। हम बहरूड क्षेत्र से संबंध रखते हैं, यहीं की जो सीमाएं हैं हमारे राजस्थान की, हरियाणा बॉर्डर शाजापुर के आसपास, वहाँ किसानों ने पड़ाव दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आज किसान पड़ गया है, वो अपने हितों पर होते हुए आघात को समझता है और आवाज़ उठाने का मादा भी, क्योंकि वो शिक्षित हो गया है इसलिए आवाज़ उठाने का मादा भी उसमें आ गया। तो आज वो आवाज़ बुलंद हो रही है, कभी उसी बात को कहता है कि तुम्हारा जो हाल बनाया हुआ है इसका मूल कारण तुम्हारा खेत है, जिससे तुम्हारा इतना जुड़ाव है कि उससे अलग हटकर तुमको सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। और धीरे धीरे ये खेती भी तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है। वही जो बड़े लोग हैं, सत्तासीन लोग हैं, उनके हाथ में धीरे धीरे तुम्हारी सारी ज़मीनें जायदाद सब जा रही है। अडानी अंबानी बनते जा रहे हैं और हम खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कभी संभवतः उसी भाव को व्यक्त करते हुए कहता है कि मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है। कौन सा वाक्य? जो पूर्ववर्ती कक्षा में हमने पढ़ा था कि तुम पृथ्वी पुत्र हो, तुम अन्नदाता हो, और हम अपने आप को वो स्वीकार करते हुए केवल इस मिट्टी से लड़ाई लड़ते रहते हैं। इससे आगे कुछ नहीं सोचते कि इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी हमें कर सकने की सामर्थ्य हम कर सकते हैं। लेकिन हमें चूंकि भ्रमित कर केवल इस चीज़ के लिए मान लिया जाता है, उन लोगों ने इस चीज़ के लिए स्वीकार कर दिया, कह दिया कि हम केवल और केवल इस धरती के लिए बने। धरती से हमारा अनन्य रिश्ता वो होता है, होना भी चाहिए। हर व्यक्ति का अपनी मातृशक्ति से अनन्य संबंध होना चाहिए, मातृभूमि से अनन्य संबंध होना चाहिए, वो हमारा है। लेकिन ये छलावा है, धोखा है, ये कृषक को भ्रमित करने का एक रास्ता है कि वो भ्रम में पड़ा रहे कि वही अन्नदाता, वही पृथ्वीपुत्र है, वही सब कुछ है, उसी के सहारे सारा काम हो रहा है। तो उस भ्रम में पड़ा रहेगा और उसी चीज़ को उसी में लगा रहेगा, उससे आगे सोच नहीं पाएगा। इसलिए कहा है मगर तुम्हारे लिए कहा गया और वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। कि ऐसे वाक्य तुम्हें एक ऐसे दलदल में धकेल देते हैं जहाँ से आदमी का निकल पाना संभव नहीं होता कभी, क्योंकि हम उसी में पड़े रहेंगे, हम उसी के बारे में सोचेंगे, हम उससे आगे सोच ही नहीं पाएंगे। दलदल होता है, कीचड़ होता है, उसमें से निकल पाना संभव नहीं होता। जितना बढ़ते उतना ही अंदर जाते रहते, जितना हम आगे ऊपर निकलने की कोशिश करते उतना ही हम नीचे की ओर जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये जो वाक्य तुम्हारे लिए कहे गए हैं, प्रशंसात्मक वाक्य, वो प्रशंसा कोरी प्रशंसा है, उसके अंदर छिपा हुआ जहर आम आदमी नहीं समझता कि उनको ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कभी उस भावना को समझता है, इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। दलदल की ओर ले जाने का मतलब तुम उसी में घुसे रहोगे, उससे बाहर निकल ही नहीं पाओगे। खेती से लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है कि ये सब चीज़ें तुमसे हो रहा है। इन फसलों को तुम खून और पसीने की से मेहनत करके ये फसलें लहलहाती हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाते हैं, किसान खुश हो जाता है कि उसने
कितनी अच्छी फसल पैदा की है, लेकिन उसका वास्तविक जो लाभ है वो तो पूंजीपति लोग लेते हैं। हमसे होने पौने दाम में खरीदेंगे और अच्छे से बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमें इन सब चीज़ों से जोड़ दिया उन लोगों ने। ये उनकी चाल है, गूंगा करने की चाल है कि हम किसी भी अन्य बात, उनके द्वारा किए गए किसी भी अन्य गलत कृत्य का विरोध नहीं करें और हम अपना जीवन इन चीज़ों में ही खपा दें। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह जो बुरा हाल है इसकी वजह क्या है? अब कभी प्रश्न कर रहा है उन लोगों से, समाज के उस वर्ग से जो अशिक्षित है, जो कामगार है, जो मेहनत कश है, जो समाज में जाति सोपान क्रम में भी नीचे आता है और आर्थिक दृष्टि से भी नीचे आता है, उस वर्ग से प्रश्न है कवि का कि क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे हाल है इसकी वजह कौन है, इसका कारण कौन है? उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहोगे इसकी वजह वह खेत है कि जिस खेत में तुम मेहनत करते हो, दिन रात लगे रहते हो, अपने आप को खपा देते हो, वो उसकी वजह है। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा अनन्य प्रेम होता है और उससे बाहर दीन दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह समाज के नियामक लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, इस बात की ओर तुम्हारा ध्यान जा ही नहीं सकता। इसलिए कहा है कि उसकी वजह तुम्हारा खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है, कि तुम्हारी भूख की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला एक दलाल मात्र है। मैं समझता हूँ कि यह सब ऐसा सत्य है जिसे स्वीकारते हुए हर आदमी झिझकता है, लेकिन कभी फिर कहता है, हथियार रख देता है कि मैं समझता हूँ ये एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकारते हुए हर आदमी झिझकता है, कि आदमी को पता तो है कि इसकी वजह से मेरी हालत खराब हो रही है, पर फिर भी आदमी उसको स्वीकारता नहीं कि खेत की वजह से उसका यह हाल है, खेत की वजह से वो इस दिनहीन हालत में ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि उस खेत से उसका मिट्टी का रिश्ता है, अनन्य संबंध है, कृषि से उसको इतना जोड़ दिया गया है कि उसके बाहर सोचने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। तो उक्त पद में कवि ने खेती के कारण व्यक्ति की होती हुई दीन दशा को दिखाया है। दोस्तों, इसी जगह आप थोड़ा ध्यान दें तो एक कहानी हमारे बीए पार्ट प्रथम के सिलेबस में शामिल थी, पूस की रात। उसमें भी लेखक ने इसी तरह का भाव व्यक्त किया है कि पूस की रात में हल्कू एक चरित्र था और वो हल्कू चरित्र खेती करता है लेकिन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता। उसको खेत में सोने के लिए कंबल नहीं है उसके पास, लेकिन वहाँ जो कर्ज देने वाला है सहना, संभवतः सहना नाम था, वो आ गया था और वो पैसे मांगता है। पत्नी मना करती है कि हार में सोने के लिए कंबल भी तुम्हारे पास नहीं है। हार खेत को बोलते हैं बिहारी भाषा में, बिहारी में खेत को हार बोलते हैं। तो पत्नी मना करती है कि तुम खेत में सोओगे, कंबल तुम्हारे पास है नहीं, इतने ही तो पैसे कि उससे कंबल आ सकता है। तो हल्कू कहता है कि क्या गालियां खाऊं। एक बड़ी पीड़ा थी, बड़ी कसक थी इन शब्दों में। पत्नी ने भी हथियार रख दिए कि निश्चित रूप से यदि मना किया तो गालियां देगा, पैसे दे देता है। रात को खेत में सुरक्षा के लिए वो सोता है, उठता है, कुत्ता जबरा उसके साथ है, वो भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है बच्चों। पर सर्दी इतनी ज़्यादा है कि अब बार बार बिस्तर से बाहर निकल पाना उसके लिए संभव नहीं होता। आग जलाई, ताप लिया, लेकिन फिर ठंड ने दबोचना शुरू कर दिया। तो हल्कू जाकर वापस अपने मचान पे सो गया। नील गायें आ गई खेत में, चर रही हैं। कुत्ता जबरा अपनी पूरी वफादारी के साथ उसकी सुरक्षा में लगा हुआ है, लेकिन हल्कू को पता है कि नील गाय चर रही है, फिर भी वो उठता नहीं है, सोता रहता है। ये कृषक के मन में उठने वाला विमोह है इस खेती से।
जो हल्कू के माध्यम से प्रेमचंद ने अभिव्यक्त किया था। नील गाय चर जाती हैं, धूप निकलती है तो उसकी पत्नी खाना वगैरह लेके वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि सारा जो खेत था उसको नील गाय चर गई। हल्कू से शिकायत करती है, हल्कू कहता मुझे पता ही नहीं, जबकि पता सब कुछ था। वो कहता मुझे पता ही नहीं है कब नील गाय चर गई। फिर मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ इस खेती से तो बाज आए, इससे तो पीछा छूटे, मजदूरी करके ही खा लेंगे इससे भला तो। यानी कि खेती से अलग होकर जो किसान है वो मजदूरी को ज़्यादा अच्छा मान रहा है, ऐसा भाव पैदा हो रहा था। उसी भाव को यहाँ कवि धूमिल भी अभिव्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारी इस दुर्दशा का मूल कारण है तुम्हारी खेती। तो उक्त पद में भी कवि ने इसी तरह के भावों को अभिव्यक्त किया है कि खेती के मालिक, पृथ्वीपुत्र, अन्नदाता, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके ये लोग किसान को किसान ही बनाकर रखना चाहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारी जो दीनहीन दशा है उसका जिम्मेदार ये खेत है। पर वो उस मनोविज्ञान को भी कवि जानता है कि इस चीज़ को स्वीकार करने में आदमी को बड़ी दिक्कत होती है। कहा है कि जिसे स्वीकार हर आदमी झिझकता है, पता सबको है, लेकिन झिझकता, स्वीकार नहीं करना चाहता इस चीज़ को। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही काफ़ी।